हेलो एवरीवन, सिविल सॉल्व में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का एग्रीगेट। हमने अभी तक कंक्रीट ख़त्म किया था लास्ट टॉपिक में, अभी हम एग्रीगेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन एग्रीगेट का क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ, द फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज। फाइननेस मॉडुलस क्या होता है ये आप लोगों ने अपने जो थ्योरी पढ़ी होगी उसमें आपने देखा होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं फाइननेस मॉडुलस क्या होता है। फाइननेस मॉडुलस जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन द सीव्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज डिवाइडेड बाय 100। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी सीव जो स्टैंडर्ड सीव्स हैं उसमें से एग्रीगेट को पास कराएंगे और एग्रीगेट को अगर पास कराएंगे उसके बाद देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये इस तरीके से कुछ है, ये बहुत सारी सीव लगी हुई हैं हमारी, तो कौन कौन सी सीव होती हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले होती है हमारी 150 माइक्रोन सीव, ये हो गया पैन। उसके ऊपर होती है 300 माइक्रोन सीव, उसके ऊपर हो गया 600 माइक्रोन सीव, उसके ऊपर हो गया हमारा 1.18 mm सीव, उसके बाद आ गया हमारा 2.36 mm सीव, उसके ऊपर आ गया 4.75 mm सीव, उसके ऊपर आ गया 10 mm सीव, उसके ऊपर आ गया 12.5 mm सीव, उसके ऊपर आता है 20 mm सीव, उसके ऊपर 40 mm सीव और फिर 80 mm सीव। ये जो है हमारी स्टैंडर्ड जो है सीव साइजेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से हमने एग्रीगेट डाला, तो इसमें मान लीजिए अगर x परसेंट मान लेते हैं, इसमें y%, इसमें z%, इसमें a%, b, इस तरीके से परसेंटेज रिटेन हुआ है। ठीक है, क्यूमुलेटिव बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव, तो इसमें अगर x% होगा तो इसमें x + y% हो जाएगा, इसमें x + y + z% हो जाएगा। इस तरीके से क्यूमुलेटिव होते होते लास्ट में हम पूरा ऐड कर देंगे। अब इन सारे परसेंटेज को मान लीजिए ये अगर वैल्यू a आई है, ये b आई है, ये c आई है, ये d आई है, इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे a + b + c + d, ये पूरी क्यूमुलेटिव ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो ये जो आ जाएगा इसको हम बोलते हैं फाइननेस मॉडुलस। अब देख लेते हैं फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू आ गई। अब ये जो होती है फाइन एग्रीगेट के लिए इन्होंने पूछी हुई है कि फाइन एग्रीगेट के लिए क्या होती है। तो ये आप लोग कुछ याद कर लीजिए, एक टेबल हम बता देते हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं क्या वो होगी। इस तरीके से कुछ बनेगा हमारा। फाइन सैंड की देख लेते हैं। फाइन सैंड है, उसकी जो फाइननेस मॉडुलस होती है वो होती है 2.0 से 2.5 तक। मीडियम सैंड की देख लेते हैं। मीडियम सैंड की जो होगी वो होगी हमारी 2.5 से 3.0 तक। कोर्स सैंड की देख लेते हैं। कोर्स सैंड की जो होगी 3.0 से 3.5 तक होगी। कोर्स एग्रीगेट की देख लेते हैं, तो ये जनरली लाई करती है 5.5 से 8.0 तक। तो इस तरीके से होता है। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमारी जो है फाइन एग्रीगेट के लिए कितनी हो जाएगी। फाइन एग्रीगेट के लिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 से 3.5 तक लाई कर रही है। तो हम इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, इसका आंसर हम लगा सकते हैं 2 से, ये जो वैल्यू है ये गलत लिख दी है, 2 से 3.5 हो गए, तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉस एंजलिस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। तो लॉस एंजलिस जो मशीन होती है इससे हम लोग जो है हार्डनेस टेस्ट करते हैं, यानी कि उसको हम एब्रेजन रेजिस्टेंस भी कहते हैं
जो एग्रीगेट के लिए होता है, तो हम इसकी आंसर सी लगा देंगे। क्या होता है, कैसे होता है, ये आप लोग थ्योरी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगर गुड क्वालिटी सैंड की बात करते हैं तो नाले से जो सैंड ऑब्टेन्ड होती है वो हमेशा बैड क्वालिटी की होती है। क्यों? क्योंकि नाले में जो मिलती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, उसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और उसमें हाई परसेंटेज ऑफ सिल्ट भी मिलती है, इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन के लिए एक अच्छी सैंड नहीं होती है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको एक बैड क्वालिटी सैंड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फ्लेकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज। तो फ्लेकी एग्रीगेट क्या होता है ये हम कुछ समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं कि जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, सॉरी, ऑफ एग्रीगेट, लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है एग्रीगेट की, वो अगर 0.6 ऑफ मीन साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर मीन साइज ऑफ एग्रीगेट के जो 0.6 है उससे भी क्या है, कम है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लेकी एग्रीगेट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होता है। इलोंगेटेड एग्रीगेट कब कहलाता है, ये तो हो गया हमारा फ्लेकी की बात। तो अगर उसकी बात करते हैं हम, फ्लेकी एग्रीगेट हम कब कहेंगे किसी चीज़ को, कि वो फ्लेकी इलोंगेटेड एग्रीगेट हम कब कहेंगे, जब उसकी जो लेंथ होगी वो अगर ग्रेटर देन है 1.8 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। अगर 1.8 टाइम्स 1.8 मल्टीप्लाई करेंगे मीन डायमेंशन में, उससे ज्यादा अगर लेंथ है तो हम बोलेंगे वो इलोंगेटेड है। ये तो बात हो गई इलोंगेटेड एग्रीगेट की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि फ्लेकी एग्रीगेट कब होगा इलोंगेटेड, जब उसकी लेंथ जो होगी 0.6 से कितनी हो जा रही है, 1.8। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लेकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज थ्राइस द मीन साइज। तो अगर इसके मीन साइज से 3 गुना होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो फ्लेकी एग्रीगेट हमारा इलोंगेटेड भी कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि फ्लेकी की कंडीशन में जो हो गया उसका जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, यानी उसका जो मीन साइज हो गया वो 0.6 हो गया और उसका जो इलोंगेटेड साइज है वो 1.8 हो गया। तो अभी इलोंगेटेड से वो 3 टाइम्स हो गया, तभी हम कहेंगे उसको फ्लेकी एग्रीगेट इलोंगेटेड है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेडिंग ऑफ सैंड कॉजेज ग्रेट वेरिएशन इन। अगर हम ग्रेडिंग की बात करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या चांसेस होते हैं वेरी करने के, अगर सैंड में ग्रेडिंग है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट या ऑल दी अबव। देखिए सैंड जो होता है वो वर्केबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर सैंड जो है कोर्स सैंड है तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर फाइन सैंड है तो वर्केबिलिटी कम होगी। और अगर जो है स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं तो अगर हमारा जो एग्रीगेट है सैंड है, तो सैंड अगर कोर सैंड हुई तो क्या होगा कि जो बॉन्डिंग के लिए सरफेस एरिया मिल रहा है, वर्केबिलिटी तो हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि पेस्टेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन जो उसकी सरफेस एरिया है वो हो गया है कम। और सरफेस एरिया अगर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में बॉन्डिंग उसकी वीक हो जाएगी। और अगर हम बात कर लेते हैं वेल ग्रेडेड सैंड की, तो उसमें क्या होगा, परमेबिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी और कॉम्पैक्टनेस अच्छी होगी, तो इसलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे तीनों फैक्टर मैटर कर रहे हैं, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल्किंग ऑफ सैंड इज। बल्किंग किस में ज़्यादा होती है,
फाइन सैंड में या कोर्स सैंड में? हमने ये पढ़ा है कि बल्किंग जो होती है फाइन सैंड में ज़्यादा होती है। क्यों, कैसे, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मोर इन फाइन सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू IS 383 द कोर्सेस सैंड फेल्स अंडर। ये फेल्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? कोर्सेस सैंड फॉल्स अंडर। तो कोर्सेस सैंड हमने देख लिया था कि जो जोन फर्स्ट होता है वो सबसे ज़्यादा कोर्स होता है, जोन 4 होता है उसको हम सबसे ज़्यादा फाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम द परसेंटेज ऑफ मॉइस्ट कंटेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 to 5% अगर होती है मॉइस्चर कंटेंट तो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। कोर्स एग्रीगेट का जो साइज है वो कितने पे लिमिटेड है? अगर हम बल्क फॉर RC, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 mm। 20 mm क्यों हो गया? इसका क्या रीज़न है? जो हमारा IS कोड कहता है वो क्या कहता है कि मैक्सिमम साइज जो है कोर्स एग्रीगेट का वो किससे बड़ा नहीं होना चाहिए। वो होगा कि अगर कोई मेंबर जिसको हम कास्ट करने वाले हैं उसकी जो है मिनिमम थिकनेस देखते हैं। मिनिमम थिकनेस कहाँ पे मिल रही है? उसका 1/4 निकालेंगे, उससे जो है बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा एग्रीगेट। तो हम इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा वो हमारा कि अगर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है शुड बी लेस देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। उसके बाद जनरली होता क्या है, जो मोस्ट ऑफ द वर्क होते हैं उसमें मैक्सिमम साइड मोस्ट सुटेबल मानते हैं 20 mm, और इसी वजह से हम कहते हैं जनरली मैक्सिमम साइज जो होता है 20 mm लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन द कॉन्क्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव। हम ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्यों करते हैं? ग्रेडिंग हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें वर्केबिलिटी अच्छी मिल जाए, डेंसिटी अच्छी मिल जाए, रिडक्शन हो जाए वॉइड्स में, या बेटर ड्यूरेबिलिटी हो जाए। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन ठीक, आंसर ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट सूटेड लगाना होगा। तो ग्रेडिंग की वजह से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो वर्केबिलिटी पे पड़ता है। तो ग्रेडिंग अच्छी होगी तो वर्केबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, और वर्केबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से और सारे फैक्टर भी अचीव हो जाते हैं। तो इसका आंसर हम ए लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लीस्ट डायमेंशन जो है 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन अगर है तो क्या बोलते हैं उसको कि वो फ्लेकी है। मीन 0.6 कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारी? 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस टेस्ट फॉर एग्रीगेट इज मेड टू डिटरमाइन। लॉस एंजलिस हमने पढ़ा था अभी, किसके लिए होता है? एब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, the percentage of fine aggregate fineness modulus 2.6 to be combined with aggregate of fineness modulus of 6.8 for obtaining the aggregate of fineness modulus 5.4। कुछ नहीं, एक मैथमेटिक्स का एवरेज का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि इनका कंबाइन करने के बाद फाइननेस मॉडुलस कितना होगा। मान लेते हैं कि अगर एग्रीगेट द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट x है, उसका फाइननेस मॉडुलस 2.6 है, दूसरा जो होगा उसका फाइननेस मॉडुलस 6.8 है, तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी हमारी? 100 माइनस x। तो ये हो जाएगा, और इसको अगर 100 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे जो है इक्वल टू करके लिख देंगे हम, कितना आ रहा है? 5.4। तो अगर x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? ये 33.33%। तो हमारा मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा कहलाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर अ गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। अगर हम गिवन एग्रीगेट रेशियो या वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो क्या होगा उसकी वजह से? वाटर अगर बढ़ रहा है तो यानी कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। उसकी श्रिंकेज डिक्रीज हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। वाटर जितना ज़्यादा होगा जब वो ड्राई होगा तो श्रिंकेज ज़्यादा होगी, इसीलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज।
मोर देन, अगर 75 एग्रीगेट से ज़्यादा साइज होता है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो हमारा साइक्लोपियन एग्रीगेट है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। बल्किंग ऑफ सैंड कैन गो अप टू 40%। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 4.6 मॉइस्चर कंटेंट। Bulking of sand is considered in wet batching of concrete mix. Bulking of sand occurs due to free moisture film formation over sand again. तो हमें wrong statement देखना है। बल्किंग जो है अप टू 40% जा सकती है, वो अलग बात है कि मैक्सिमम नहीं होगी 40%, पर पानी अगर 40% तक बढ़ाएंगे तो उसकी जो बल्किंग है वो बढ़ती रहती है, उसके बाद बल्किंग खत्म हो जाती है। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम 4 to 6% के अराउंड हम मैक्सिमम बल्किंग मिलती है। बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसिडर्ड इन वेट बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स नहीं, क्यों? अगर बल्किंग हो रही है यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हम वेट बैचिंग से कोई मतलब नहीं, उसको वॉल्यूम बैचिंग में हम रेफर करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू फ्री मॉइस्चर फिल्म फॉर्मेशन ओवर द सैंड अगेन, ये भी सही है। तो आंसर हमारा रॉन्ग पूछा है तो हम सी लगा देंगे। फॉर बैचिंग 1:2:4 कॉन्क्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम, अगर हमें 1:2:4 का कॉन्क्रीट मिक्स बनाना है भी बाय वॉल्यूम, इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड पर केजी 50 बैग ऑफ सीमेंट आर, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से बनाना है तो हम जानते हैं कि 50 kg सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है हमारा 35 लीटर होता है। अगर हमें 35 लीटर सीमेंट लेना है तो 1:2:4 के हिसाब से 35 लीटर सीमेंट हो गया, इस टू 35 × 2 70 लीटर हमारा सैंड हो गया, और 140 लीटर कोर्स एग्रीगेट हो गया। तो 70 लीटर फाइन एग्रीगेट और 140 लीटर, तो इसका 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। बल्किंग क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच हेल्प सैंड पार्टिकल्स अपार्ट। बिल्कुल ठीक बात है, पहला ही सही लग रहा है हमें। इंक्रीज इन डेंसिटी इंक्रीज होती है वॉल्यूम बढ़ने से, बिल्कुल नहीं। रैमिंग ऑफ सैंड सो दैट इट ऑक्यूपाइज मिनिमम वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। कंपैक्टिंग ऑफ सैंड, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज, अगर वो वियर कर रहा है तो उसकी उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो हम जानते हैं कि एब्रेजन रेजिस्टेंस हमारा क्या होता था, हार्डनेस के टेस्ट को करता था, उसकी वजह से हम देखते हैं कि कितना वियर कर पा रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इट इज ग्रेडेड एज, अगर फाइनेस मॉडुलस किसी सैंड का 2.5 है तो हमने एक टेबल पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो हमारा सैंड है इसको हम कि ये जो है फाइन सैंड कहलाएगी, क्योंकि फाइन सैंड का जो होता था कितना होता था, फाइन सैंड का हमारा जो रहता था वो 2 से 2.5 रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीगेट सेड टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट लिटरल डायमेंशन इज, पहले ही पढ़ चुके हैं 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोर्स सैंड हैज अ फाइनेस मॉडुलस इन द रेंज ऑफ कोर्स सैंड का, अगर मॉडुलस की बात करते हैं तो हमने देखा था जो हमने टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग 2.6 to 2.9 हो जाएगा। इफ फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड, तो रेजिस्टेंस जो है एग्रीगेट में होगा टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं साउंडनेस। और साउंडनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि तो जो साउंडनेस टेस्ट हमारा होता है उसको हम क्यों करते हैं, जिससे हम देख सकें जो हमारा एग्रीगेट है उसका रेजिस्टेंस कैसा है विद रिस्पेक्ट टू किन किन चीज़ों के अगेंस्ट, जैसे कि वेदरिंग एक्शन, जैसे कि थॉइंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग हो गया इन नॉर्मल कंडीशंस। और हम क्या करते हैं इसका इफेक्ट जो हम तब भी देखते हैं कि हाइड्रेशन अगर सीमेंट का हो रहा है और वाटर के साथ जब एक्ट करता है तो उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एग्रीगेट पे, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं उसकी साउंडनेस चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू, अभी हमने पढ़ा था कि जो बल्किंग ऑफ सैंड होती है वो किस वजह से होती है, वो मॉइस्चर इन वाइट्स में जो मॉइस्चर होता है उनकी वजह से होती है। ठीक है, तो बल्किंग ऑफ सैंड हम देख लेते हैं कि ये जो है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड अगर होगा तो उसकी वजह से वॉल्यूम सैंड का इंक्रीज हो जाएगा। इसी के इफेक्ट की वजह से मॉइस्चर जो है वो एक फिल्म बना लेता है वाटर की अराउंड द सैंड पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जो एक उसमें सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है, और सरफेस टेंशन क्या करती है, वो जो पार्टिकल्स होती है उनको दूर दूर धकेलती है और उनके कांटेक्ट को रेजिस्ट करती है।
जैसे कि कैपिलरी टेंशन हो गया पोर वाटर में, और इसकी वजह से सैंड पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं। ये पूरा फिनोमेना बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है, लेकिन जो बेसिक रीजन रहा वो हमारा मॉइस्चर इन वॉइड्स रहा, इसलिए हम बी पॉइंट लगाएंगे। द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू, तो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो जनरली किसके प्रोपोर्शनल होता है, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द एग्रीगेट। अगर एवरेज जो एग्रीगेट का साइज है वो ज़्यादा है तो फाइनेस्ट मॉडुलस बढ़ जाएगा। जैसे कि फाइन एग्रीगेट का जो होता है 2 से 3.5 होता है, कोर्स एग्रीगेट का 5.5 से 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम क्या लगा देंगे फिर को, हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी व्हेन, फ्लेकी हम क्या कहलाते थे, जब उसकी लीस्ट लिटरल डायमेंशन जो होती थी वो 3/5 ऑफ इट्स मीन साइज हो जाती थी, यानी कि इसका हम आंसर क्या लगा देंगे, डी। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज मेनली डिपेंड्स अपॉन, अब जो स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट में वो किसकी वजह से होती है, तो वो जनरली होती है उसके फाइन एग्रीगेट के क्वालिटी की वजह से, या क्वालिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट की वजह से, या वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से, या क्वालिटी ऑफ या फाइननेस ऑफ सीमेंट की वजह से। तो जनरली देखते हैं कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्वालिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगी, वाटर सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करेगी, फाइननेस ऑफ सीमेंट पे भी डिपेंड करेगी, क्वालिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट पे भी डिपेंड करेगी। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन लगाना होगा, तो मेनली अगर हम बात करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करेगी। वाटर अगर हमने ज़्यादा ऐड कर लिया तो हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कम ऐड करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो हमारा आंसर इसका बी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेनली बोला हुआ है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू पेनिट्रेशन इज, अगर हम बात करते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो पेनिट्रेशन के अगेंस्ट कितना है, तो इसकी वजह से अगर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, अब पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हार्डनेस, क्योंकि जो मटेरियल की हार्डनेस होती है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करती है उसके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को, और अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगी तो पेनिट्रेशन को भी रेजिस्ट करेगी। और यूजुअली जो पेनिट्रेशन होता है अगर वो हम जितना कम होगा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं वो हार्ड है। तो हार्डनेस को हम एक टाइप से रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग भी कहते हैं, एब्रेशन और कटिंग भी कहते हैं। अगर किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस है स्क्रैच के अगेंस्ट, एब्रेशन के अगेंस्ट या कटिंग के अगेंस्ट मिल रहा है तो हम उसको हार्डनेस बोलते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन, तो अगर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो बल्किंग कंक्रीट, फॉर बल्किंग कंक्रीट इज लेस देन 45, रोड पेवमेंट कंक्रीट इज लेस देन 30, रनवे कंक्रीट इज लेस देन 30, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हम देख लेते हैं, इसका कुछ एक बेसिक्स हैं, ये सारे ऑप्शंस ही करेक्ट हैं हमारे वैसे तो इसका आंसर हम डी लगाएंगे। तो हम एक बार आप नोट कर लीजिए, सब बेस कोर्स होता है या वाटर बाउंड मैकेडम होता है जिसको हम WBM बोलते हैं, उसके लिए जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 50% हम लेते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। WBM बेस कोर्स विद बिटुमिन सरफेसिंग अगर हो तो उसके लिए हम अगर देखते हैं तो मैक्सिमम एग्रीगेट वैल्यू 40 लेते हैं। बिल्टअप स्प्रे ग्राउट होता है, बेस कोर्स होता है, तो उसके लिए हम 40% ले लेते हैं। वेट मिक्स मैकेडम होता है जिसको हम WMM भी बोलते हैं, बेस कोर्स हो गया, WMM सरफेस कोर्स हो गया, उनके लिए हम मैक्सिमम 30 लेते हैं वैल्यू। डेंस बिटुमिनस मैकेडम हो गया, ये DBM बोलते हैं जिसको, उसके लिए भी 30 रहेगा। बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग कारपेट एंड बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस के लिए भी 30 रहता है, कंक्रीट सरफेस के लिए भी 30 रहता है। सीमेंट कंक्रीट बेस कोर्स होता है जो बिल्डिंग कंक्रीट में यूज़ करते हैं, उसके लिए 45 होता है। ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, बुक में मिल जाएंगे आपको, मैम ने भी पढ़ाई हुई है, आप देख सकते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू, बल्किंग जो है सैंड में हमने अभी पढ़ा था वो किसकी वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है। इफ एग्रीगेट कंप्लीटली पासेस थ्रू अ सीव ऑफ 75 mm द पर्टिकुलर एग्रीगेट विल बी फ्लेकी इफ इट्स मिनिमम डायमेंशन इज लेस देन। तो हम देखते हैं फ्लेकी कब कहलाएगी, अगर उसका 75 हमारा जो साइज दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सीधा 3/5 ऑफ 75 निकाल लेंगे, तो 3/5 ऑफ 75 हमारा कितना हो जाएगा, 45। तो हमारा मोस्ट नियरेस्ट आंसर क्या कहलाएगा, सी। तो हम क्या कहेंगे, अगर एग्रीगेट जो है
इफ एग्रीगेट कंप्लीटली पासेस थ्रू अ सीव ऑफ 75 mm sieve, द पर्टिकुलर एग्रीगेट विल बी फ्लेकी। उसको हम फ्लेकी कहेंगे अगर उसका मिनिमम डायमेंशन जो है वो 45 से कम होगा, 45 से कम और 40 से कम होगा तो हम बिल्कुल ही कह देंगे, इसलिए हम मोस्ट नियरेस्ट आंसर सी लगाएंगे। Pick up the correct statement from the following. Bulking of sand is caused due to formation of a thin film of surface moisture. Next point क्या बोल रहा है? Fine sand bulks more than coarse sand. When 10% of moisture content by weight, the bulking of sand is increased by 40%. सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ये bulking of sand is caused due to formation of thin film. ये हम पढ़ चुके हैं कि thin film की वजह से ही उसका बल्किंग होता है। फाइन सैंड बल्क्स मोर देन कोर्स सैंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। विद 10% मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट, द बल्किंग ऑफ सैंड इज इंक्रीज्ड बाय 50%। यानी अगर हम 10% मॉइस्चर लेते हैं तो सैंड हमारी 50% से इंक्रीज कर जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ सैंड इज 2.5, इट इज ग्रेडेड एज, हम पढ़ चुके हैं, फाइन सैंड बोल देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? The aggregate is called fine aggregate if it is completely retained on. अगर ये 0.5 mm सीप पे रुक जाता है तो हम इसको बोलते हैं fine aggregate. Good quality sand is never obtained from which of the following, हम पहले ही देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट यूज, हम कौन सा ग्रेडेड एग्रीगेट्स यूज करेंगे? वेल ग्रेडेड जिसे बोलते हैं, तो वो हमारी गुड क्वालिटी इंश्योर हो जाएगी। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बल्क जो होता है बल्क डेंसिटी वो किस पर डिपेंड नहीं करता? शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है। एग्रीगेट की शेप पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करेगा, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करेगा, बट शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करेगा। एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट लिटरल डायमेंशन इज 3/5। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। The impact test are used to determine, अगर impact test की हम बात करते हैं तो हम किस लिए करते हैं? impact test से हम क्या डिफाइन करते हैं? उससे टफनेस देखते हैं। टफनेस क्या होती है आप लोग पहले ही देख चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं impact टेस्ट, उसके लिए impact टेस्ट हम क्यों करते हैं? उसकी टफनेस मेजर करने के लिए। क्रशिंग टेस्ट हम क्यों करेंगे? स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। लॉस एंजलिस टेस्ट हम क्यों करेंगे? हार्डनेस मेजर करने के लिए या रेजिस्टेंस टू एब्रेजन। साउंड टेस्ट क्यों करते हैं? मेजर्स रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एंड वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है। एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अकॉर्डिंग टू IS 382 1963, अ गुड एग्रीगेट शुड बी केमिकली इनर्ट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए। डी आंसर हो जाएगा। आंखें बंद करके आप ऐसे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट, ये भी हम देख चुके हैं, 75 mm आंसर था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स एंड हैविंग इट्स सरफेस ड्राई इज नोन एज, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सरफेस ड्राई, SSD। ये आप लोग जब एमटेक करेंगे अगर, तो आप लोग SSD का यूज करेंगे, बीटेक में भी आपने यूज किया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, इफ 20 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज सीव्ड थ्रू 80 mm, 40 mm, 20 mm, बहुत सारे सीव दे रखे हैं। उसके रिस्पेक्टिव द फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ द एग्रीगेट लाइज इन द रेंज ऑफ, इसका एग्रीगेट कैसे निकालेंगे हम? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या लिखेंगे? पहले यहाँ तो लिख लेंगे IS सीव लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे वेट रिटेन्ड, एक न्यू स्लाइड देख लेते हैं कि आ पाएगी या नहीं आ पा रही है। चलिए इसे में ट्राई करते हैं। IS सीव हो गया, वेट रिटेन्ड हो गया, क्यूमुलेटिव वेट यहाँ लिख लेंगे, फिर आगे लिख लेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो IS सीव यहाँ सारे लिख लेंगे, जैसे 80 mm, 40 mm, सारी करके यहाँ तक सारी लिख ही लेते हैं। 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 1.18 mm, 600 micron, 300 micron,
वेट रिटेन की बात करते हैं तो दिया हुआ है 02864, फिर कुछ नहीं दिया यानी 0000 लगा देंगे। क्यूमुलेटिव की बात कर देंगे तो ऐड कर लेंगे 2, फिर इसमें 8 कितने ऐड करो 10 16 20, फिर यहाँ तक 20 चलता रहेगा। क्यूमुलेटिव परसेंटेज की बात करते हैं तो ये 0 हो गया, ये 2 किसका 20 का हमारा कितना हो गया 10% हो गया, ये 50% हो गया, ये 80% हो गया, ये 100 चलेगा। टोटल करेंगे ये हमारा आ जाएगा 740। हमारा फॉर्मूले के हिसाब से ये आंसर क्या होता है 740 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.4। तो इसका आंसर हम लगा सकते हैं 7.20। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन हुज सरफेस टेक्सचर इज। अगर किसी हम यूजलेस किसे बोलेंगे अगर उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है तो भी यूज हो जाएगा, ग्रैनुलर है तो भी यूज है, हनी कॉम्ब एंड पोरस है तो भी यूज है। ग्लासी अगर होगा तो हमारे यूज का नहीं रहता है। क्यों नहीं यूज का रहता है? क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसका सरफेस जो है इतना ज्यादा स्मूथ होता है कि ये एक अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से कंक्रीट वीक रहती है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या बोल रखा है, द फ्री वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड व्हाइल मिक्सिंग एंड द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट प्रायर टू मिक्सिंग। बिल्कुल ठीक बात है। फ्री वाटर हम किसे बोलते हैं, जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है हम ऐड करते हैं मिक्सिंग के दौरान, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट, सरफेस पे जो रहता है प्रायर टू मिक्सिंग, तो इसको हम बोल देते हैं फ्री। द टोटल वाटर इज द फ्री वाटर एंड द अमाउंट ऑफ एक्चुअली एब्सॉर्ब्ड बाय द एग्रीगेट, इन दोनों को क्या बोलते हैं टोटल वाटर। दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी शोर एंड रिवर्स एंड प्रोड्यूसेस मिनिमम वॉइड्स इन द कॉन्क्रीट इज नोन एज। इसको हम क्या बोल देते हैं, देखो एग्रीगेट है जो हमें सी शोर से मिलता है। सी शोर का क्या रेफरेंस कहना चाह रहा है, सी शोर और रिवर से, क्योंकि वो राउंड होते 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 ऊपर से गिरते हुए चला जाता है, तो उसकी सरफेस बहुत स्मूथ हो जाती है, वो स्फेरिकल शेप में हो जाता है। स्फेरिकल शेप हो जाता है, उसके वॉइड प्रोड्यूसेस मिनिमम वॉइड्स, उसकी वजह से जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं वो भी मिनिमम होते हैं, तो उसको हम कौन सा राउंडेड एग्रीगेट्स बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। फाइन एग्रीगेट का जो साइज होता है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4.7 से अगर ज्यादा है तो हम उसको बोल देते हैं वो फाइन एग्रीगेट नहीं, कोर्स एग्रीगेट की रेंज में चला जाता है। द फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल इन इट हुज थिकनेस इज लेस देन। उसकी थिकनेस किससे कम होगी तो हम उसको बोल देंगे कि वो क्या है, फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स in it whose thickness is less than 3/5 of its length। ये क्वेश्चन अभी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if aggregate completely passes through a sieve of 75 mm and are retained on the sieve of 60 mm, the aggregate will be known as elongated aggregate if its length is not less than। अगर उसकी लेंथ किससे कम नहीं है, तो हम जानते हैं कि अगर दो टाइप के एग्रीगेट हैं, यानी कि 75 से क्या हो रहा है पास हो जा रहा है और 60 से रिटेन हो जा रहा है, तो हम मीन साइज की बात कर लेते हैं। मीन साइज हमारा क्या हो जाएगा 60 प्लस 75/2 करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 67.5 mm। और अगर हम बात करते हैं इसको इलोंगेटेड बोलेंगे, अगर इसका जो साइज है वो 1.8 से ज़्यादा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 21.5 आ गया। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो यहीं पे हम अपना ये खत्म कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन इट्स। बल्क डेंसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करेगी, ग्रेडिंग, कंपैक्शन सारे पे डिपेंड करती है, इसीलिए हम इसका आंसर लगा देंगे डी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट की बात करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है हमारा 0.06। और ये क्यों कहलाता है, क्योंकि जनरली ये स्टैंडर्ड है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए स्टैंडर्ड है, इसी को हम यूज करते हैं फाइन स्मॉलेस्ट साइज में जो रेंज होती है हमारी सैंड की। यहीं पे अपना चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू।